हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस को। कल आप लोगों को क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे तो काफी लोगों को कंफ्यूजन रही, तो ये टॉपिक हम डिटेल में कर लेते हैं। और वैसे तो सभी टीचिंग एग्जाम्स में इंटेलिजेंस काम का है और ये सेशन बिल्कुल प्योर काम का है। नहीं तो इंटेलिजेंस थियरीज तो बहुत सारी हैं, बट जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरीज हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, उनको समझेंगे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जो बेल कर्व जिसको हम कहते हैं, उसको समझेंगे। इसके अलावा रेंजोली और जो कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं उनको समझेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। और ऑलमोस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-4-5 थियरीज हैं उनको भी करेंगे। यूनिफैक्टर थियरी, बिने की मल्टीपल इंटेलिजेंस जो गार्डनर का है, कल आप लोगों को कंफ्यूजन थी एक क्वेश्चन में। मतलब कंप्लीट एक ऐसा सेशन होगा ये जिसमें इंटेलिजेंस के 2 से 3 नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि फैक्चुअल होता है थोड़ा सा, ये टॉपिक फैक्चुअल ज्यादा है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, समझेंगे। थोड़ा तसल्ली से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। इसके नोट्स आप अपने हाथ से बनाएं, ऐसा मैं क्या करूंगी, रिकमेंड करूंगी, क्योंकि थियरीज के नोट्स आप अपने हाथ से बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले देख लो फिर नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको सभी टीचिंग एग्जाम में ये चीज हेल्प करेगी, बट अगर मैं बात करूं सीटेट की तो सीधे सीधे 2 नंबर है, सीधे सीधे 2 नंबर है ना। खैर, आप लोग आ ही गए हैं, वेलकम है भाई सभी का। सेशन थोड़ा सा लेट है, मैं आज थोड़ा सा निकल गई थी कहीं, और ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ेगा। देखो, जब तक बहुत सारी चीजें मैनेज करने में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। खैर, इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिकॉर्डेड देखें, लाइव देखें, मतलब आपको डेली कुछ ना कुछ यहां से मिले जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। मैंने 5 फ्रेंड्स को शेयर कर दिया। दीनू पाटिल कह रहे हैं बहुत बढ़िया दीनू, बहुत अच्छा लगा सुन करके। दी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर, बिल्कुल डिंपल। और जिन लोगों को ये लग रहा है होप नहीं है, एग्जाम आराम से क्लियर हो सकता है, अभी से पढ़ाई सीरियस होकर के करो। कोई बात नहीं निकिता, देखो कुछ दिन मैनेज करना होता है, बाकी मैं कोशिश करूंगी। इसको 9:30 से थोड़ा और पहले शिफ्ट कर लेंगे सेशन को। आज और मैनेज करो, है ना, कल तो कुछ इशू था ही। स्टार्ट करते हैं। हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल सही बात है आकाश त्यागी। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस से समझिएगा चीजों को, और जिनकी सच में इच्छा हो सीखने की वही रुकिएगा, क्योंकि अब यूट्यूब पे हालत ये है। हालांकि मैं जितना पेडागोजी मैंने डिटेल में कराया है, शायद ही किसी ने कराया हो टीचिंग एग्जाम में, तो कि आप पेशेंस के साथ पूरा सेशन देख पाए और समझ पाए उसको। ठीक, थोड़ा सा बड़ा होगा सेशन। स्टार्ट करेंगे। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पीडीएफ, जनरली जो भी काम की पीडीएफ होती हैं आपको लेट्स लर्न स्क्वाड पे मिल जाती हैं। ये चैप्टर है, इसकी पीडीएफ क्या ही दूंगी मैं, नोट्स आप बना लीजिएगा। हुआ तो दे भी दूंगी, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, शायद पहले शेयर भी की हो। देखो एक बार देखिए, ये आपके सामने एक कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज इंटेलिजेंस से हम शुरू करेंगे। समझेंगे इंटेलिजेंस क्या है, कहां से आया ये वर्ड, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, फॉर्मूला किसने दिया, ये सारी चीजें रिवाइज करेंगे। आईक्यू टेबल पे बात करेंगे कि कौन से आईक्यू वाला किस एक कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद हम बेल कर्व पे बात करेंगे, इसको एनपीसी कहते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिससे एक आध क्वेश्चन, यदि वैसे तो सीटेट में एक बार आया हुआ है, अगर दिमाग घूम जाए एग्जामिनर का और बहुत ही मुश्किल पेपर बनाने की इच्छा हो तब जाकर ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो जनरली नहीं आता। लेकिन केंद्रीय विद्यालय, DEET+B, इन सबको ये पता होना चाहिए। ठीक है बात। इसके बाद हम एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो पूछ लिया जाता है जनरली, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको समझेंगे। इसको देख करके कई लोग घबराते हैं, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस कॉन्सेप्ट से जो हम रिलेटेड, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिफैक्टर थियरी, जिसको एल्फ्रेड बिने ने दिया था। फिर उसके बाद हम, बस वही थियरीज हैं जो काम की हैं आपके एग्जाम की, नहीं तो इंटेलिजेंस में बहुत सारी थियरीज हैं, अगर सारी थियरीज करने बैठ जाएंगे तो दुखी हो जाओगे। 2 फैक्टर थियरी स्पीयरमैन ने दी है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा ये आपका स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी में कुछ लोगों को समस्या रहती है, यहां से क्वेश्चन आता है, इसको डिस्कस करेंगे। मतलब आप कह सकते हो ये मैराथन सेशन हो सकता है 2 घंटे में खत्म हो सकता है 1.5 में हो जाए, किसी को नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं विद कॉन्सेप्ट। ठीक है बात। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, ये सबसे लास्ट में आएगा और ये सबसे बड़ा भी है। इसमें जिन लोगों को कंफ्यूजन थी, हो सकता है ये मुझे अलग से भी कराना पड़ जाए, अगर ज्यादा लंबा समय लगा तो इसको मैं अलग से भी करा सकती हूँ। इसको पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझेंगे, सिर्फ 8 प्रकार नहीं समझेंगे, इसके क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, इसके क्रिटिक्स क्या है। और कल जिन क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज थे, 2 क्वेश्चन में मुझे आप लोगों से फीडबैक मिला है, वो दोनों क्वेश्चंस भी मैं लास्ट में करा दूंगी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन थे आपके। 35 में आप लोग कंफ्यूज थे कि इसमें कौन सा होगा, और ये आपका 33।
तो इन दोनों को भी करा दूंगी। तो ये कहानी है। अब जिनमें इतना कुछ देखने का पेशेंस हो वो देखेंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। सीरियसली अगर आप सीखने के लिए आए तभी देखें। क्वेश्चंस भी इसमें आपके काफी प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो कह सकते हैं 3-4 नंबर का जुगाड़ आपका हो जाएगा। यदि आप इवन 3-4 नंबर भी छोड़िए, अगर सीटेट में 2 का आए या कहीं भी ज्यादा का भी आए, जहां 100 नंबर का पेपर है, 40 नंबर का पेपर है, वहां 4 नंबर में भी आए अगर, तो भी आप इस एक सेशन से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग और डिस्कशन भी। तो बुद्धि कॉन्सेप्ट, आप बुद्धि से आप क्या समझते हैं बताइए, क्या समझते हैं आप बुद्धि से? हाँ, कल वाले 2 क्वेश्चंस का डाउट सॉल्व करा दूंगी। टेंशन क्यों लेते हो, क्यों टेंशन लेते हो हैं? और अभी बाकी सब्जेक्ट भी शुरू करने हैं। ये सब मैं करा चुकी हूं चैप्टर वाइज बार बार, और अभी प्रैक्टिस का टाइम ज्यादा है आपका, ठीक। मेमोरी, इमेजिनेशन, पर्सनैलिटी, ये सब बिल्कुल काम के नहीं है आपके सीटेट में। तो ये फालतू चैप्टर्स मत पढ़िए सीटेट के लिए। ना पर्सनैलिटी आएगा, ना मेमोरी आएगा, ना आपने और जो 2-3 चैप्टर के नाम लिए हैं, थिंकिंग, फॉरगेटिंग, ये नहीं आता। थिंकिंग तो आता है थोड़ा सा, तो ये अलग एग्जाम्स के लिए हैं, कभी कर लेंगे डिस्कस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंस को देखा जाता है। सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने बुद्धि पर काम किया, बुद्धि की बात की, वो थे सर फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने कहा कि सेलेक्टेड रिप्रोडक्शन, मतलब कि डिजायरेबल ट्रेट्स जिनमें हैं उन्हीं लोगों को आगे जनरेशन को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो नहीं, ठीक। सर फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले काम किया इंटेलिजेंस पे। सर फ्रांसिस गाल्टन कह लीजिए आप। यूपीटेट में पूछा भी गया था कि फादर ऑफ यूजेनिक्स किसको कहा जाता है। यूजेनिक्स में क्या होता है, डिजायरेबल ट्रेट्स चुनने आपको एक व्यक्ति के। यूजेनिक्स, फादर ऑफ यूजेनिक्स, इन्हीं को कहा जाता है, सर फ्रांसिस गाल्टन को। इन्होंने बुद्धि पे सबसे पहले काम किया, बात की, ठीक। बिल्कुल, जिनमें डिजायरेबल ट्रेट्स हैं, जिनमें अच्छे अच्छे ट्रेट्स हैं, उन्हीं लोगों को क्या करना चाहिए, आगे जनरेशन को प्लान करना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो इनकी थोड़ी सी कहानी अलग थी, उस पर अभी के लिए तो नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं यहां कि बुद्धि है क्या। देखो, बुद्धि, कोई कहेगा कि जो मैथ्स में अच्छा है वो बुद्धिमान है, कोई कहेगा जो अडेप्ट कर लेता है चीजों को वो बुद्धिमान है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बुद्धि के बारे में करते हैं, ठीक। हो गई बात, कोई समस्या परेशानी, ठीक, क्लियर है यहां से? तो आपके एंड पे मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा इशू होगा, यहां से बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ठीक है गजेंद्र जी। समायोजन की क्षमता 1885 में जी बुद्धि शब्द का प्रयोग बिल्कुल गाल्टन ने किया। बफरिंग यहां से कुछ नहीं है जी। स्वाति, देर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, दुरुस्त आना इंपॉर्टेंट है ना। काम की चीजें होती हैं यहाँ पे, भीड़ नहीं है, सेशंस कम हो, क्वालिटी है। देखिए एक बार, इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। मतलब अगर हम एक जनरल डेफिनेशन देखें जिसको ऑलमोस्ट सभी मान लेंगे, क्योंकि इस पे भी डिस्प्यूट है, बहुत सारे लोग एक डेफिनेशन को मानेंगे, किसी और ने कोई और डेफिनेशन दी है, किसी और ने कोई और डेफिनेशन दी है, तो कोई एक सहमति के साथ डेफिनेशन नहीं है। बट जनरल डेफिनेशन जो है, हम कह सकते हैं कि बुद्धि क्या है, एक ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से आप अपने एनवायरमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं आप जिस भी जगह पर हैं, और सीखने की क्षमता जो है आपके अंदर, जो एबिलिटी टू लर्न है, और रीजनिंग, तर्क करने की क्षमता। तो हम कह सकते हैं आपकी एनवायरमेंट में एडजस्ट करने की क्षमता, अडेप्ट करने की क्षमता चेंज के प्रति, है ना, रीजन करने की क्षमता, रीजनिंग की क्षमता, एब्स्ट्रैक्ट, वो भी अमूर्त चीजें जो आपके सामने नहीं है उन पे भी आप सोच पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता आप कह सकते हो, है ना, सीखने की क्षमता आपकी। ये सब भाई सीखोगे किससे? बुद्धि से, एबिलिटी टू लर्न। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं बुद्धि के, ये बुद्धि की विशेषताएं हो सकती हैं कि आप अपने एनवायरमेंट में अडेप्ट कर पा रहे हो, इंटेलिजेंट हो, एडजस्ट कर पा रहे हो, इंटेलिजेंट हो, सीखने की क्षमता है, इंटेलिजेंट हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो, इंटेलिजेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशेषता है ना, तर्क करने की आपके अंदर क्षमता है, अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इंटेलिजेंट हो। ठीक हो गई बात। तो यह पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, और अमूर्त चिंतन को कैरी आउट करने की क्षमता, सोच सकने की क्षमता। हिंदी में ट्रांसलेशन थोड़ा सा खराब है, बट बात को समझ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अब अगर ये बात करें वर्ड आया कहां से, तो ये वर्ड आया लैटिन भाषा के एक शब्द इंटेलिजियर या इंटेलिजेंशिया से। वर्ड क्या है? इंटेलिजियर या इंटेलिजेंशिया से, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी समझना। तो हम कह सकते हैं बुद्धि का कहीं ना कहीं मतलब चीजों को समझने से है ना,
सिचुएशंस को समझने से है। तो इंटेलिजियर या इंटेलिजेंशिया से ये वर्ड आया जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। ठीक है बात, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जी। इंदु अमरेश जी बिल्कुल सही बात है आपकी। कुछ लोगों को समस्या है लेकिन देखने डेली आते हैं, फिर भी बुराई कहने आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। खैर समझते रहो फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस कोशेंट, देखो बुद्धि का कॉन्सेप्ट आया, अलग अलग चीजों को बुद्धिमानता कहा, लोगों ने बुद्धिमत्ता कहा। एक टाइम पे 1912 के आसपास आकर के बुद्धि को मेजर करना तो हमने शुरू कर दिया, मतलब कह सकते हैं हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में कि मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा करके हम निकाल पाए कि कितना आईक्यू है आपका, इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि स्तर कितना है आपके दिमाग का। ठीक, तो ये जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है ये 1912 में किसने, स्टर्न ने दिया, विलियम स्टर्न नाम के व्यक्ति हैं, सीटेट में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है और कहीं भी पूछ सकता है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया किसका, आईक्यू का। ठीक, पता नहीं मतलब ये हिंदी वाला देख लेना यार, इसकी स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ होगी ही। ठीक, तो स्टर्न ने इस कॉन्सेप्ट को दिया। इस फॉर्मूले को पूरा रिवाइज किया 1916 में किसने, टर्मन ने, ये 100 लगा करके, तो टर्मन और स्टर्न का नाम आएगा फॉर्मूले के संबंध में। लेकिन आईक्यू कॉन्सेप्ट किसने दिया, आप कहेंगे स्टर्न ने। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज। मैंने आपको याद कराया हुआ है मैका, MACA, मैका MACA। MA मतलब मानसिक आयु, जिस लेवल पे, जिस स्तर पे आपका दिमाग काम करता है, आपकी मानसिक क्षमताएं काम करती हैं, वो है आपकी मानसिक आयु। हो सकता है कोई बच्चा जिसकी वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल या कालानुक्रमिक एज कहते हैं, वास्तविक आयु को जितना टाइम आपको पृथ्वी पे हो गया हो, मतलब डेट ऑफ बर्थ से आप कितने साल के हैं, तो मान लीजिए कोई बच्चा है 10 साल का, लेकिन उसकी जो मानसिक आयु है, जो दिमाग उसका काम करता है, जो उसकी मानसिक क्षमताएं हैं, वो 12 साल के बच्चे के लेवल पे काम करती हैं। दैट मीन्स वो अपनी एज से ज्यादा क्षमता रखता है मानसिक रूप से, तो वो मेंटल एज उसकी ज्यादा है। तो ऐसे बच्चे का आईक्यू ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, 100 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक, ये एक बात है, ये सिंपल बात हुई। आईक्यू का फॉर्मूला मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, मतलब मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा करेंगे 100 से। ठीक हो गई बात, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, समस्या है कुछ, बताओ एक बार। क्रिएटिविटी संबंधित है, बुद्धि अगर आपके अंदर है तो आप क्रिएटिवली सोच पाएंगे एक तरीके से। अगर बुद्धि गायब है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि बिल्कुल आप रिटार्डेड हैं और आप क्रिएटिव हैं। रिटार्डेड हैं कहना गलत होगा, बेसिकली दोनों को जोड़ना बेवजह गलतफहमी होगी, क्योंकि ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पे इंटेलिजेंस लेवल कम भी है तब भी अच्छा किया है क्रिएटिविटी में। क्रिएटिविटी इज समथिंग कि आप नोवल सोच पाए, ओरिजिनल सोच पाए, कुछ अलग सोच पाए लीक से हट करके, दैट इज क्रिएटिविटी। ये फॉर्मूले की बात क्लियर हुई। दो चीजें हमें याद रखनी है फॉर्मूले से रिलेटेड। आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टर्न ने दिया, ये जो पूरा फॉर्मूला है जिसमें 100 की मल्टीप्लिकेशन है, इसको अपडेट किया टर्मन ने। ठीक, आगे बढ़ेंगे। और आईक्यू कॉन्सेप्ट आने से पहले भी इंटेलिजेंस टेस्ट था, 1904-5 में ही एल्फ्रेड बिने ले आए थे। तो आईक्यू बाद में आया, इंटेलिजेंस टेस्ट पहले आ गए थे। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे आ गए अगर आईक्यू नहीं था तो, क्योंकि पहले ये वाला फॉर्मूला ना यूज होके कुछ बेसिक क्वेश्चंस मानसिक आयु के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो जाते थे, जिनके बेसिस पे इंटेलिजेंस टेस्ट में रिजल्ट आ जाता था। जरूरी नहीं था कि आईक्यू था। आईक्यू टेबल की यदि हम बात करें तो ये टर्मन की टेबल है। वैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने टेबल दी हुई है अपने अपने तरीके से, बट हम ये टर्मन की टेबल को फॉलो करें यदि, तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से आपने कुछ 10 कैटेगरी में विभाजित किया हुआ है, 10 कैटेगरीज में हमने विभाजित किया हुआ है बच्चों की एबिलिटी को, उनके आईक्यू को। ठीक, टर्मन के अकॉर्डिंग अभी हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की अलग अलग आईक्यू टेबल है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। आपको इसमें से सब कुछ याद नहीं रखना, आप इडियट का याद रख लें, यानी मूर्ख आप कहेंगे जिसका आईक्यू 0 से 24 है, मात्र 0 से 24। ठीक, मोरॉन का कभी कभी पूछ लेता है तो आपको पता हो 50 से 69, यानी 50 to 69। एक इंपॉर्टेंट चीज है बॉर्डर लाइन और डल, ये 70 to 79। ये एवरेज इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल और एवरेज 90 to 109। ठीक, नियर जीनियस और जीनियस, ये बच्चा जिसको आप गिफ्टेड कहेंगे उसका आईक्यू 140 एंड अबव होना चाहिए टर्मन के अकॉर्डिंग। और अगर मैं बात करूं यहां
कई बार क्या होता है ऑप्शन में 140 का ऑप्शन ही नहीं होता और आपसे गिफ्टेड पूछ लेगा। उस स्थिति में जो भी हाईएस्ट आईक्यू हो, 120 प्लस भी है तब भी आप उसके साथ चले जाओगे। ठीक, क्योंकि कुछ जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट की टेबल्स हैं वो 120 प्लस को ही जीनियस बता देती हैं, गिफ्टेड बता देती हैं। ठीक है, टर्मन के अकॉर्डिंग पूछेगा, जनरली पूछेगा तो आपको 140 से ऊपर जिसका आईक्यू है आप उसको जीनियस या गिफ्टेड कहेंगे। सुपीरियर कहेंगे 120 से 129 वाले को। ठीक, बॉर्डर लाइन पे कौन है? 70 से 89 वाला, बॉर्डर लाइन पे 70 से 79, 72, 79 वाला। ठीक, नॉर्मल और एवरेज पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 90 टू 110 तक आप याद रख सकते हैं। अब आप कहेंगे इतनी चीजें याद कैसे रखें, तो हम बिल्कुल सिंपल सी बात करेंगे, 3 और 4 चीजें ही याद करनी है, आपको ज्यादा याद करनी ही नहीं है। लिख के मैं बता देती हूँ। ये कोल्ड मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है यार। देखो एक बार, आईक्यू टेबल में यदि मैं याद रखने की बात करूं तो आपको 2-3 ही चीजें याद रखनी है। जैसे आपको पता होना चाहिए गिफ्टेड का, गिफ्टेड बच्चे का 140 प्लस या जो भी हाईएस्ट आपके टेबल में दिया हो क्वेश्चन में, क्योंकि 4 ऑप्शंस के अनुसार आप जाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं जाते। ठीक, सुपीरियर अगर आपसे पूछ ले 120, ये भी याद रखने का मन ना कर रहा हो तो सीधा आप नॉर्मल और एवरेज याद रख सकते हैं। एवरेज बच्चा, औसत बच्चे जो ज्यादातर पाए जाते हैं दुनिया में, है ना, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एवरेज में ही आएगी। इनका आईक्यू है 90 से 109 या 90 से 110 भी आप याद रख सकते हो। ये आपको काम का है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तीसरी एक चीज है डल और बॉर्डर लाइन, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, जिसको आप स्कूल में आराम से पढ़ा सकते हो, वो है 70 से 79, 79। ठीक, एक आपको इडियट का याद रखना है, मोरॉन का याद रख सकते हो, 50 के अराउंड है। इडियट का 0 to 24, इसमें भी अगर आप ये ऊपर के 3 याद रख लेते हो इनफ है, मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है बात। गार्डनर पे तो अभी आएंगे, गार्डनर पे तो अभी आएंगे। गर्म पानी तो यार मैं पिछले 15 दिन से पी रही हूं। देखो एक बार, जियो फाइबर लगवाओ, बफरिंग हो रही है। लगवाएंगे यार, दूसरे वाले नए ऑफिस में लगवाएंगे पहले, उससे पहले आपको पुराने जो एक ये छोटा सा स्टूडियो है इसका टूर देंगे। ठीक है, देखो एक बार, यहां तक की बात क्लियर है या नहीं? आईक्यू कॉन्सेप्ट स्टर्न ने दिया है, ये बात आप याद रख लेंगे। आईक्यू कॉन्सेप्ट, टेबल नहीं, ये टेबल तो हम टर्मन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी है बताओ? नो परेशानी, आगे बढ़ जाएं। देखिए, मोरॉन पूछ ले 50 से 50 to 69, कई एग्जाम्स में पूछ लेता है मोरॉन। वैसे सीटेट में कम ही आते हैं आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, बट फिर भी एक बात याद रखना, अगर 100 से ऊपर है आईक्यू तो बच्चा एवरेज है, या बच्चा एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही है, क्योंकि 90 से 110 वाला एवरेज में है। अब ये आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी एनपीसी कहते हैं इसको, बेल कर्व भी कह देते हैं कई लोग। बेल कर्व घंटी का जैसा इसकी शेप है इसलिए, और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक, इसको आप बुद्धि का वर्गीकरण कह लो आप इसको, या फिर बुद्धि का क्या कहोगे, जो भी कहना चाहो, मतलब बंटवारा कह लो। हिंदी में मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या इसकी, इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। और साइकोलॉजी में अगर आप इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि आपको मल्टीपल चीजें याद नहीं रखनी पड़ेंगी। ठीक है बात। प्रॉब्लम है स्क्रीन में यार, 1 मिनट रुको, पागल मत बनाया करो, पहले तो चेक कर लेने दो मुझे, कितना रोते हो ना। 1 मिनट रुक जाओ बस, आवाज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। 6400 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 5100 ने लाइक किया है, मतलब लगभग 1300-1400 लोगों ने लाइक भी नहीं किया। ये देखो एकदम क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। और ये क्वालिटी भी 1080p नहीं होगी, 360p पे दिख रहा है मुझे क्लियर। बहाने मत लगाया करो यार, देखना। और इससे ज्यादा मक्खन क्या लोगे, मूवी देखने आए हो हैं? चलो देखो एक बार, अगर मैं बात करूं ये बेल कर्व क्यों बना, हम कह सकते हैं बहुत सारे लोगों का आईक्यू टेस्ट हुआ होगा, उसके आधार पे हमने क्लासिफाई कर दिया कि इतने % लोग इस कैटेगरी में आते हैं, इतने % लोग इस कैटेगरी में आते हैं, इतने % लोग इस कैटेगरी में आते हैं। मतलब कुछ लोग जो गिफ्टेड आईक्यू में आएंगे, कुछ जो बिल्कुल ये रिटार्डेड में हैं, है ना, यहां पर कुछ हैं जो जीनियस हैं। तो इस तरीके से पॉपुलेशन को डिवाइड करने के लिए एक क्लासिफिकेशन कर दिया, जिसमें आप देख सकते हैं कितने % लोग इंटेलिजेंट हैं, कितने % लोग क्या हैं। ये एक कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है बुद्धि का। ठीक है बात? ठीक।
जिंजर का यूज कर लेंगे। आईक्यू टेस्ट कैसे कराएं? बहुत सारी वेबसाइट ऑनलाइन करती रहती हैं टेढ़े मेढ़े तरीके से, जरूरत नहीं है वैसे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले, इस एनपीसी से समझने से पहले, क्या वो एनपीसी समझ में नहीं आया क्या? इतना सुंदर एनपीसी की पिक्चर दिखाई है आपको स्मार्ट बोर्ड का यूज करते हुए। देखो अभी समझेंगे उसको, उससे पहले आपको एक चीज समझनी है, मैंने आपको कई बार डिस्कस की है। रेंजोली, रेंजोली एक व्यक्ति हैं, रेंजोली कह सकते हो आप। इन्होंने गिफ्टेडनेस के 3 कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं। गिफ्टेडनेस मतलब प्रतिभाशाली बच्चे के, प्रतिभाशाली बच्चे के कुछ गुण बताए हैं इन्होंने। एक 3 रिंग मॉडल दिया है, 3 रिंग मॉडल, 3 छल्ले वाला कह सकते हो। ऑडी नहीं है ये, उसमें 4 होते हैं, 4 ही होते हैं ना, कभी झंड कराऊं मैं अपनी। देखो 3 रिंग हैं, यानी 3 गोले हैं। ठीक, ये कॉमन एरिया है जो तीनों में पाया जाएगा, इसी को हम गिफ्टेड कहते हैं। इस कॉमन एरिया को ही हम गिफ्टेड कहते हैं रेंजोली के अकॉर्डिंग। ठीक है बात, ये गिफ्टेड का एरिया एक तरीके से, ये गिफ्टेड बच्चा है जिसमें ये तीनों चीजें कॉमन हैं। तो ये तीनों सर्कल में हैं क्या? वो तीनों चीजें हैं कौन सी? एक है हाई क्रिएटिविटी, यानी ऐसे बच्चे में रचनात्मकता, कुछ नया करने का गुण ज्यादा होगा। हाई एबिलिटी या हायर एबिलिटी, और हायर कमिटमेंट। हाई कमिटमेंट यानी परसिस्टेंट, यानी कि जिस चीज को वो करना चाहते हैं उस पर लगे रहते हैं, इतनी आसानी से चीजों को बीच में नहीं छोड़ते, ये कह सकते हैं हम। ठीक, धन्यवाद रवि। अब इसको आप एक और तरीके से याद रख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एसीसी। एसीसी पहले सीमेंट आया करता था जब मैं छोटी थी। ठीक, एसीसी मतलब हाई एबिलिटी, यानी क्षमता ज्यादा है चीजों को करने की। हाई क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, कुछ नया करने की क्षमता ज्यादा है। और हाई कमिटमेंट यानी लगे रहने की क्षमता ज्यादा है। तो ये 3 चीजें जिनमें हैं वो गिफ्टेड कहलाएंगे। जिनमें ये तीनों चीजें हाई हैं, क्रिएटिविटी भी, एबिलिटी भी, कमिटमेंट भी, तो वो बीच वाले कॉमन एरिया में आ गए जो शेडेड एरिया है। ये शेडेड एरिया वाला बच्चा गिफ्टेड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके अंदर हायर एबिलिटी भी है, क्रिएटिविटी भी है, और क्या है, कमिटमेंट भी है। तीनों चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम है ना? क्लियर हो गई बात? जब ये तीनों चीजें हैं तो बच्चा क्या हो गया? गिफ्टेड हो गया। इन्होंने ये कह दिया। आईक्यू को आप आईक्यू के तरीके से भी गिफ्टेडनेस को देख सकते हो, और ये रेंजोली का तरीका हुआ। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी भी आता है एसीसी सीमेंट? यार अब तो पता नहीं मुझे, पहले आराम से जब साइकिल से जाती थी गांव से, आराम से सब कुछ देखती हुई जाती थी, दुकानें काफी कलरफुल लगती थी। देखो एक बार, अब बेल कर्व पे आते हैं। बेल कर्व पे आते हैं। यार इसमें क्या समस्या आ रही है? एक तो YouTube के साथ प्रॉब्लम ये है, एक तो इतने लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, या तो कमेंट्स बंद ही कर दो, क्योंकि चैप्टर डिस्कस करना तो अपने आप में युद्ध है। देखो, रेंजोली यानी 3 रिंग मॉडल, गिफ्टेडनेस यानी प्रतिभाशाली होने के 3 गुण बताए इन्होंने, 3 रिंग बताए, 3 गोले में आपको आना चाहिए। पहला है हाई क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता ज्यादा हो इनके अंदर, जो बच्चा जिसके अंदर रचनात्मकता ज्यादा है। दूसरी चीज है हायर एबिलिटी, यानी जिसके अंदर चीजों को करने की क्षमता ज्यादा है। तीसरी चीज है कमिटमेंट, यानी कमिटमेंट को जो भी कहते होंगे, परसिस्टेंट कह लीजिए, यानी लगे रहने की क्षमता है, कह सकते हैं कि ज्यादा लगन है, ये कह सकते हैं। तो ये तीनों चीजें जिसमें है वो गिफ्टेड की कैटेगरी में आ गया रेंजोली के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे, जिसमें पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया है आईक्यू के आधार पे। एक तरफ आईक्यू स्कोर है, दूसरी तरफ आपकी प्रोबेबिलिटी है कितने % लोग कहां कहां आते हैं। ठीक है बात? क्लियर है बात? देखो एक बार, अब अगर हम बात करें यहां, देखो ये बिल्कुल सेंटर ले लिया 100 वाला, इसको आप 0 भी ले सकते थे, बट इन्होंने 100 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्टैंडर्ड डेविएशन की टर्म में 0 कह सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है, जिन्होंने स्टैट्स पढ़ा होगा या इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी 11th-12th में, उन्हें पता होगा ये। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब जैसे जैसे प्लस में जाएंगे, 15-15 का गैप रखते हुए टेबल बना दी, प्लस में जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो गया, नेक्स्ट पे जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 2, इसके आगे जाएंगे 15 का गैप बढ़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो गया। इधर जाएंगे ऑब्वियसली माइनस में ही होता था, है ना, -1, -2 और -3। ठीक है बात?
इस आधार पे इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल सेंटर है 100 वाला, ये है बिल्कुल शून्य कह लो आप इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल बैलेंस में है। यहां से शुरू कर रहे हैं हम जानते हैं 85 से 115 है ना, 90 से 115 या 110 अगर हम कहें तो ये वाला एरिया एवरेज बच्चों का होगा, औसत बच्चों का होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी इतनी 68% जो पॉपुलेशन है वो यहीं फॉल कर रही है। कितना, 85 से 115 में, मतलब एवरेज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एवरेज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ये कह सकते हैं। ये हम देख रहे हैं यहां 85 से 115 के बीच में बहुत सारे लोग हैं, और जो कि लगभग एवरेज जो आईक्यू हमने पढ़ा था अभी 90 से 110 का, उसके बीच का हिस्सा है। हमने बात की थी 140 प्लस वाला क्या है, गिफ्टेड है। 140 के पार तो बहुत कम लोग हैं, या 130 भी अगर आप मान रहे हो तब भी 2% पॉपुलेशन भी नहीं है जो गिफ्टेड की कैटेगरी में है, और इसी तरीके से 2% पॉपुलेशन भी नहीं है जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन से भी पीछे है, जो रिटार्डेड है, एकदम बुद्धू है, जो एकदम आईक्यू स्कोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है बात। अब अगर पूछ ले कि गिफ्टेड जो है, यहां जो बच्चा गिफ्टेड है उसका कितना नंबर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, आपको पता है 130 के पार ही होगा, तो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 3 पे यदि कोई है तो वो क्या है, गिफ्टेड कहलाएगा। ठीक है बात। या अगर पूछ ले हमसे परसेंटेज में, तो हम कहेंगे 2% लोग ही गिफ्टेड की कैटेगरी में हैं, मतलब बाकी के 98% क्या हैं, नॉर्मल लोग हैं या गिफ्टेड से पीछे हैं। अब वो नॉर्मल कह लो या जो भी कहना चाहो। ठीक। अगर पूछ ले बिल्कुल बुद्धू लोग या रिटार्डेड या फिर बॉर्डर लाइन से भी नीचे लोग, अगेन 2%। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है दुनिया में वो औसत है, एवरेज है। ठीक है बात। जिनको समझ में नहीं आ रहा हो या बीच में से ज्वाइन किया हो, दोबारा से देखना सेशन, अभी मैं फिर से डिस्कस करूंगी इसको। ये मत सोचो ये मैथ चल रहा है, बहुत प्यारी सी चीज चल रही है, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करके पढ़ो। ठीक है, बिल्कुल मानक विचलन कह सकते हैं आप हिंदी में इसको। एग्जैक्टली जी, धन्यवाद मसरूर। अगर हम बात करें यहां, क्लियर हुई ये बात या नहीं? अगर आपसे पूछ ले एवरेज पॉपुलेशन, तो ये 68% के बीच में है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 तक। ठीक, इसके पार जाते ही सुपीरियर में जा रहे हैं और आप जा रहे हैं गिफ्टेड में। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 पे है उसको आप गिफ्टेड कहेंगे या नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। ठीक है बात। ये बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं? यहां देख लो ना, सिंपल। अगर आप जैसे जैसे ग्राफ बढ़ेगा वैसे वैसे पॉपुलेशन कम होती जाएगी। ठीक, खुश नहीं हूं यार दीपक, मैं बहुत भाग भाग के आई हूं, मैं कहीं गई हुई थी किसी काम से तो कह लो, या फिर कुछ कह लो, आज मेरे दिवाली गिफ्ट्स बचे हुए थे तो वो उधर से लेने गई थी और मैं लेट हो गई आते हुए। फिर उनको कुछ मतलब थोड़ा सा मुझे मतलब हो जाता है फोकस का, फिर बहुत ही भाग भाग के आई हूं तो दिमाग में शांति की कमी है थोड़ी सी अभी। देखो एक बार, यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं? ऊपर से ये कोल्ड ने दुखी किया हुआ है, क्लियर है या नहीं है ये बताओ। अगर डाउट है तो डाउट बताओ कि ये डाउट है। आइंस्टाइन का 160 प्लस था, एल्बर्ट आइंस्टाइन का, आई थिंक, जितना मुझे पता है। आइंस्टाइन तो गिफ्टेड है भाई, ये तो टेबल में ही नहीं है, हैं? 0.1% लोगों की कैटेगरी में जाएंगे वो तो। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इतना वीडियो पीछे से फिर से देख लेना, समझ आ जाएगा। देखो, अब एक क्वेश्चन आता है जिसको देख के कई लोग तो चक्कर खा जाते हैं। द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी में ये जो शेडेड एरिया है, मैंने अभी आपको शेड बना के दिखाया था रेंजोली की टेबल में, ये जो शेडेड एरिया है, ये जो रंगा हुआ एरिया है ना, ये बच्चा कहां आएगा, ये कौन सा एरिया है, ये पूछा है। और इन्होंने जो रेंजोली ने मॉडल बताया 3 रिंग का, हाई मोटिवेशन हाई है, हाई क्रिएटिविटी भी हाई है, और इंटेलिजेंस भी हाई है। शब्द चेंज कर दिए, बात वही है भाई। जिस बच्चे में मोटिवेशन हाई है, क्रिएटिविटी हाई है, इंटेलिजेंस हाई है, तो वो बच्चा भी हाई होगा, है ना, वो वाला हाई नहीं। ठीक, तो कह सकते हैं कि ये बच्चा क्या है, गिफ्टेड होगा। तीनों चीजें कॉमन है। जो शेडेड एरिया है, यदि बच्चा यहां है तो वो गिफ्टेड होगा, उसका आईक्यू अच्छा खासा होगा, इंटेलिजेंट भी है, क्रिएटिव भी है, मोटिवेशन भी है, यानी कमिटमेंट कह लो आप मोटिवेशन को। ठीक, इंटेलिजेंस एबिलिटी को कह लो, जो वो 3 रिंग का मॉडल था उसमें। ये बच्चा कहां लाए करेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन 0 से 2 के बीच में, 0 के बीच में, इसका मतलब है 0, 2 क्यू और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के। ये अल्फा पढ़ने का जी कर रहा है उसको, बताओ एक बार। 4th ऑप्शन कह सकते हैं, 4th ऑप्शन
फोर्थ ऑप्शन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये तीनों चीजें इसमें आ गई। तो ये आफ्टर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने अभी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में देखा था, ये गिफ्टेड हो गया बच्चा। और गिफ्टेड बच्चा कहां था? 130 से 45 के बीच में सिर्फ 2% ही लोग थे, और ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद था। अब कई लोगों को समस्या आ रही होगी कि ये 130 से 40 क्यों नहीं हुआ, या दूसरे तरीके से एक आध टर्म को ऊपर नीचे क्यों नहीं किया। देखो यहां पे देखो, जो टर्मन की टेबल है वो तो कह रही है 140 प्लस जाओ। तो ऐसा हो सकता है आपको कुछ टेबल्स में ये जीरो मिल जाए, इसको जीरो भी मान सकते हैं हम। स्टैंडर्ड डेविएशन तो जीरो ही मानते हैं हम, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो मानते हैं। यहां पे इसको जीरो मानेंगे, यहां से 1, 2 और 3। ठीक है बात। ये बच्चा कह सकते हैं, अगर इसको नॉर्मल थोड़ी इंडियन टेबल करेंगे, 145 की जगह 140 ही लिख देंगे कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन 3 के पार है। ठीक है बात। तो इसको अगर जीरो मान लेंगे, क्योंकि कुछ टेबल्स में आपको ऐसा मिल जाएगा, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, तो कोई इससे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। मतलब कह सकते हैं कि 3 के आगे तो कुछ नहीं है ना, तीनों चीजें कॉमन है, 3 के आगे कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, गिफ्टेड है बच्चा, इसके आगे और कुछ है ही नहीं। 0.1% पॉपुलेशन है जो यहां। ठीक हो गई बात। आगे बढ़े। एवरेज के लिए जीरो यूज करते हैं। एग्जैक्टली एवरेज के लिए हम ये जीरो यूज कर लेंगे, सिग्मा कह लेते हैं या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी आप कहना चाहें। सिग्मा का तो दूसरा होता है साइन, मैथ्स तो नहीं पढ़ रहे ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अब सिंपल बात हम याद रख सकते हैं, जो ये जीरो पे है वो एवरेज हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो पे है यदि कोई, तो एवरेज बच्चा 1 होगा, इसके ऊपर सुपीरियर चला जाएगा, या उसके भी बीच में एक कैटेगरी होती है। 3 होगा तो सीधा वो गिफ्टेड के पार है, उससे आगे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात है। आगे बढ़ेंगे। इतना आपसे बदले नहीं लेगा एग्जामिनर, ये बहुत ही आसान था। अगर आपको नहीं भी पता होता ना नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, आपने कभी शक्ल ना देखी होती, तब भी अगर आपको रेंजवाली का मॉडल पता था, तब भी आप देख लेते यार तीनों चीजें हाई हैं बच्चे में, और ये तीनों कॉमन है। यहां पे सिंपल है ना, 3 के बाद जाएगा ना, सब कुछ तो है इसमें। ठीक है, नॉर्मल सिंपल कॉमन सेंस लगाओगे, कुछ क्वेश्चन उससे भी निकल जाएंगे। जरूरी नहीं है ना आप विज्ञानी और पूरा पूरा रिसर्चर बन जाएं आप, पॉसिबल नहीं है वो तो। कुछ चीजें तो नहीं दिखेंगे ही पेपर में हमेशा, तो इसको देख के घबराना थोड़ी होता है। देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अब तक जो भी पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट से है, थियरी इसके आगे आएंगी। बताओ एक बार। करा दूंगी 100 क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी की। ओके, स्पीड ज्यादा है क्या? देख लो, कुछ लोग तो सिर्फ बातों में लग रहे हैं। देखो एक बार, आंसर है बी। जी नितिका, ठीक है, दैट्स ओके। ठीक है, अब इसमें भी किसी को ये था 2Q और 3Q के बीच में क्यों है, ये 3 के भी बाद है, इसके आगे कुछ नहीं है। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट, IQ का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था? सिंपल आंसर है स्टर्न। IQ टर्म किसने दिया? स्टर्न ने। स्टर्न। फॉर्मूला रिवाइज करने की बात होती तो टर्मन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, पहला बुद्धि का परीक्षण किसने विकसित किया? तो 1904 में, 1904 में किसने? फटाफट से बताओ, ये तो कल भी कराया था, ये तो कल भी कराया था। एल्फ्रेड बिने। कौन है ये व्यक्ति? एल्फ्रेड बिने। इनके साथ एक और हैं जो इनके एसोसिएट थे, थियोडोर साइमन। तो बिने और साइमन का यदि नाम आएगा, बिने एंड साइमन, इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर मिलेगा अगर पहले बुद्धि परीक्षण की, टेस्ट की बात हो रही है। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी कहते हैं इनको, इंटेलिजेंस टेस्ट के या बुद्धि परीक्षणों के जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखो एक बार, IQ बेस्ड क्वेश्चन है। एक बच्चा जो 16 साल का है, उसका IQ स्कोर है 75, मतलब एवरेज से तो पीछे ही होगा ये, है ना। और इसकी मानसिक क्षमता या मानसिक एज क्या होगी, मेंटल एज क्या होगी? आपको पता ही है, सिंपल, ये कल भी बताया था। IQ बराबर MA इंटू CA इंटू 100। ठीक, MA मतलब मानसिक आयु, 16 वर्ष, पता ही नहीं हमें मानसिक आयु तो क्या है, तो इसको X लिख लो या फिर सीधे MA लिख लो। क्रोनोलॉजिकल एज 16 है, 100 से मल्टीप्लाई जरूर करना है। IQ स्कोर है हमारे पास 75 का, कट कर लो ये और 12 आ जाएगा काट पीट के, तो 12 साल इसकी मानसिक आयु आ जाएगी बच्चे की। ठीक है बात।
क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बता दो बस। देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, है ना 12 बताया था कल इसका। नेक्स्ट देखो, क्लास का पता नहीं यार कब तक चलेगी, स्पीड तो ठीक ठाक ही है। अच्छा अजय ठीक है, क्या हुआ बॉबी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये रिपीट किया है क्योंकि कई लोगों को समस्या थी, परेशानी थी, कंफ्यूजन थी। क्वेश्चन है, दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं जो बिल्कुल एक साथ पैदा हुए हैं, इनके आईक्यू में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है ना। इकोनॉमिकली रिच फैमिली ने एक को अडॉप्ट कर लिया और दूसरे को एक गरीब परिवार ने अडॉप्ट कर लिया। एक साल बाद इनके आईक्यू स्कोर्स में क्या देखने को मिलेगा? अब इसमें कई लोग कंफ्यूज थे कि सोशियो इकोनॉमिक लेवल होना चाहिए, ज्यादातर जगह पे गिवन भी यही है और पहले मुझे भी यही लगता था इनिशियल ईयर्स में जब मैंने शुरू किया था पढ़ाना। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो आईक्यू स्कोर इनका इक्वल ही रहेगा, ये मैं करा भी चुकी हूं, इससे पहले कई बार डिस्कस कर चुकी हूं। अब तो बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, क्योंकि एक साल में आईक्यू स्कोर नहीं बदलेगा। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस SES, इस पे अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे इंटरनेट से या किताबों से तो आपको पता लगेगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का फर्क पड़ता है बुद्धि पे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इनको स्कूलिंग अच्छी मिलेगी, इनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, इनको सब चीज अच्छी मिलेगी जो रिच फैमिली के पास गया है। तो 10 साल में या एक डेकेड में 20 साल में जो रिच फैमिली के पास है उसका आईक्यू ज्यादा दिखेगा। अगर बिल्कुल सेम भी था तो भी इंटेलिजेंस, देखो बहुत ज्यादा आईक्यू नहीं बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि कई गुना बढ़ जाएगा, बट अंतर मिलेगा। और जो रिच फैमिली में है उसका आईक्यू ज्यादा मिलेगा दूसरे वाले से जो साथ में जिनको लिया है ना। तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं बनेगा। ये नहीं कह सकते कि पुअर वाला ही कमजोर होगा, दोनों का स्कोर इक्वल आएगा। एक साल में अंतर नहीं आता आईक्यू में, डेकेड्स में अंतर आता है। ठीक है बात, सालों में अंतर आता है, एक साल में नहीं। आगे बढ़ेंगे, अभी तो थ्योरी भी करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू टेंड्स टू डैश देयर सेल्फ एस्टीम एंड डैश एकेडमिक परफॉर्मेंस। यदि क्लासिफाई कर दिया जाए बुद्धि के अकॉर्डिंग, आईक्यू स्कोर के अकॉर्डिंग यदि वर्गीकृत कर दिया जाए बच्चों को, तो क्या फर्क पड़ेगा उनकी परफॉर्मेंस पे? बताओ एक बार, आंसर करो। ठीक है उषा जी, संदीप तंवर जी नाम तो ले लेंगे, पढ़ाई कर लो अभी तो, ये इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं कि डिक्रीज होगा यदि बच्चों को आपने आईक्यू टेंड्स टू डिक्रीज देयर सेल्फ एस्टीम, यदि आपने विभाजित कर दिया कैटेगरी में, ठीक कैटेगरी में ये बुद्धू है, ये एवरेज है, ये बिल्कुल स्लो लर्नर है, तो एक टाइम के बाद जो एवरेज वाला है, मतलब सेल्फ एस्टीम डाउन होगी उन लोगों की, स्पेशली जिनको कम वाली कैटेगरी में रखा गया है। और अगर मैं बात करूं यहां पे एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डाउन होगी, क्योंकि वो चीज नॉर्मल हो जाती है जहां आप रहते हैं। ठीक, तो जरूरी नहीं है गिफ्टेड वाला हमेशा ही उस तरीके से ही काम करेगा। तो ग्रुप जब भी हम बनाते हैं तो वो मिक्स्ड ग्रुप बनाते हैं, यानी कि हेट्रोजेनस ग्रुप बनाते हैं, जहां एक एवरेज बच्चा भी है, जहां एक जीनियस बच्चा भी है, हेट्रोजेनस ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, विषम लैंगिक कहते हैं या जो भी कहते हैं उसको। ठीक, मतलब अलग अलग तरह के बच्चे इसमें होने चाहिए अगर ग्रुप बनाना भी है तो अगर आईक्यू के स्कोर पे आपने बांट दिया तो आपने बच्चों को लेबल कर दिया, और लेबल करना हमेशा गलत है। तो उनकी सेल्फ एस्टीम, उनके खुद के विश्वास में भी और उनकी परफॉर्मेंस में भी, दोनों में कमी आएगी, क्योंकि जिनका आईक्यू ज्यादा भी है वो भी वैसे ही लोगों के साथ रह रहे हैं और परफॉर्मेंस एक टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगा दिमाग में और परफॉर्मेंस में कमी आएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करूं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। कोई नया क्वेश्चन एज सच था नहीं, एक आध दो क्वेश्चन थे नए, तो पीडीएफ शेयर करने का कोई पॉइंट नहीं है, नोट्स खुद बना ही लेंगे आप, क्योंकि नॉर्मल फैक्ट्स थे। ठीक, ऊपर से गर्मी लग रही है, इतने कपड़े पहन लिए मैंने आज। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, और कल तो बातें करेंगे, परसों से फिर पढ़ाई करेंगे।